नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में हमारे साथ आज जो भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के वो ऑफिसर हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में जो रंग हैं वो बहुत ही मनोरम हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। अखिल भारतीय सेवा जैसा आप और हम जानते हैं कि वहाँ आना ही ये बताता है कि आपका कद, आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपकी मेधावी शक्ति कितनी प्रबल है। तो इन सब पर तो कोई बात करने का मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत है। लेकिन वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, जितना हम उनको सोशल मीडिया में मैंने देखा है। वर्तमान अगर उनकी मैं पदस्थापना की बात करूं तो वो एडीजीपी टेलीकम्युनिकेशन मध्य प्रदेश पुलिस, इसके साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट सेवा जिसकी चर्चा पूरे देश में है और मध्य प्रदेश में भी उसने उत्कृष्टता के प्रतिमान स्थापित किए हैं, डायल 100। और इसी के साथ पुलिस की तीसरी आंख सीसीटीवी, जिसने क्राइम अन्वेषण में एक रिवोल्यूशन रचा है, वो उसके भी प्रभारी हैं, उसको भी वो डील करते हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं संजय कुमार झा जी, जो 1989 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर मध्य प्रदेश कैडर में। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, इस कार्यक्रम में हम पीछे लौटते हैं और अक्सर मैं कहता हूं इस कार्यक्रम में कि हम हॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह रहते हैं कि जिस चेयर पे आप बैठे हैं समझिए वो टाइम मशीन है और मैं आपको लेकर जा रहा हूं 1980 में। तो 1980 में एक युवक जो तरुणाई की दहलीज पार करने की दहलीज पर हैं, 83, 84, 85, तो वो संजय जी क्या सोच रहे थे, परिवार में किस तरह की दृष्टि थी, कॉलेज में कदम रख चुके थे, आगे का रास्ता क्या देख रहे थे? शरद जी, आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि कई रंगों से मेरा सामना हुआ है जी। मेरे जीवन के कैनवास पे अलग अलग बहुत रंग रहे हैं और संभवतः उस इंद्रधनुषी रंग की शुरुआत भी उस 80 से ही हुई है जिसका आपने जस्ट जिक्र किया। वाह। एक संक्रमण समय संभवतः मेरे लिए भी और किसी भी व्यक्ति के उस एज में होता है जब वो तरुणाई की ओर रहता है, और कॉलेज से जो लगभग 12th का समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके जीवन कई बार जीवन की क्या दिशा होनी है वो निर्धारित होती है उस समय डिसाइड करता। और मैं बड़े असमंजस में भी था। एक तरफ बड़ी सफलताएं थी, दूसरी तरफ किंचित असमंजस की स्थिति थी, परिवार का प्रेशर भी था कि क्या करना चाहिए। तो मैं पटना साइंस कॉलेज उस ज़माने में बिहार का एक बड़ा नामचीन कॉलेज हुआ करता था, और पटना साइंस कॉलेज की हालत ये थी कि अगर आपका एडमिशन वहाँ हो जाता था तो लगता था कि वो आईआईटी या बाद में चल के सिविल सर्विसेज वगैरह बड़ा आसान होगा। तो मैं उस साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था। ऐसा संजोग कि मेरा 12th के बाद इंजीनियरिंग में लगभग बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेरे एडमिशन हो रहे थे, लेकिन मैंने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मन नहीं था इंजीनियरिंग करने का। तो वही जो चौराहे की स्थिति होती है कि इस दिशा में जाऊँ, उस दिशा में जाऊँ, इंजीनियरिंग का एक रास्ता था। पटना यूनिवर्सिटी में मेरी 6th पोजीशन आई थी इंटर में, 12th में, तो वो एक अलग रास्ता खोल रही थी जब फिजिक्स पढ़ने का मन हो रहा था। तो इन सब से जो मुझे निजात मिला या संभवतः एक अलग रूट मुझे दिखा, तब तक मेरा सिलेक्शन टीएस राजेंद्रा में हो गया, जो उस समय मर्चेंट नेवी, उसका काफ़ी ग्लैमर था। तो मैंने भी उसके बारे में सुना, विदेश जाने को मिलेगा, पैसे बहुत हैं। तो वो एज ऐसा था जब आप संभवतः आपके दिलो दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत रहती हैं। तो वो एक रास्ता मुझे दिखा और मैं मर्चेंट नेवी में टीएस राजेंद्रा बॉम्बे जाके मैंने ज्वाइन किया। अक्सर जब जीवन के कुरुक्षेत्र में ये द्वंद्व हमारे सामने होता है तो अर्जुन भी हम ही होते हैं, कृष्ण भी हम ही होते हैं। कई बार हो सकता है कि कोई बाहरी कृष्ण भी प्रकट होकर मार्गदर्शन करे। आप ही अपने मार्गदर्शक बने या कोई कृष्ण भी आया जीवन में उस दौरान? देखिए, मेरे कृष्ण तो जैसे संभवतः सभी के लिए होते हैं, जो मार्गदर्शक पहले आपके माता पिता होते हैं। माता पिता। और मैं इस मामले में बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस समय में जब 70s और 80s में मेरे फादर और मेरे मदर दोनों शिक्षा विभाग से जुड़े थे। मेरे फादर भी शिक्षा विभाग में थे और मेरी मदर तो संभवतः उस पूरे क्षेत्र में पहली पोस्ट ग्रेजुएट रही होंगी, कॉलेज में उस समय पढ़ा रही थी। बाद में वो प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर एजुकेशन भी रही। तो मुझे एक शैक्षणिक माहौल मिला, एक परिवेश मिला, एक कॉलेज में। इनफैक्ट मैं गर्ल्स कॉलेज था,
गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल के बीच में मैं रहता था। मेरी मदर जो थी उस समय हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट थी जी। तो मैं वो चारों तरफ महिलाओं को ही देखता था। तो उस माहौल में मैंने रहा, उनको भी मैंने बड़ा नज़दीक से सबको देखा। और मेरे फादर बड़े संत स्वभाव के थे, आज वो रहे नहीं, लेकिन बड़े संत स्वभाव के थे। और यद्यपि मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही सामान्य सी है जी। हम लोग ओरिजिनली गांव के मधुबनी के हैं, लेकिन चूंकि मेरी माँ उस समय पढ़ा रही थी कॉलेज में दरभंगा में, मेरे फादर गुवाहाटी में थे, आसाम में थे। तो मेरे फादर एक साधारण सामान्य होते हुए कुछ चीज़ें हमारी जीवन में बड़ी असामान्य सी थी जी। मतलब फादर हमारे गुवाहाटी में रह रहे हैं तो वो एक ग्रीष्मकालीन अवकाश में वो आते थे 1 महीने के लिए, एक महीने हम जाते थे जी। तो एक तरह से मेरी मदर जो है वो सिंगल मदर की तरह, और हम लोग 4 भाई बहन थे, सिंगल मदर होकर के उन्होंने चारों को हम सबको पाला पोसा, और हम सब चारों भाई बहन अपने अपने क्षेत्र में अच्छा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिताजी का एक स्वभावगत जो हो सकता है डीएनए मुझ में आया, जो एक संत स्वभाव था वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है, क्योंकि उनकी मेहनत तो उसकी भी कहीं ना कहीं छाप हम सब पे पड़ती थी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे कृष्ण ये दोनों थे। क्या बात आपने कही। माँ अगर पथ प्रदर्शक हो संजय जी, तो परिवार की पीढ़ियाँ बदलती हैं, ऐसा बिल्कुल मान्य है। और माँ अगर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हो, चाहे शिवाजी की हम बात करें, अद्भुत रणबांकुरे, कहीं भी आप देखेंगे कि जहाँ माँ का भूमिका हुई, इसीलिए मातृसत्तात्मक परिवारों में कहा जाता है कि बड़ा एक गठन होता है। आप कितने इससे, क्योंकि आपका काफ़ी एक्सपोजर रहा है, माताजी सिंगल मदर की तरह उन्होंने। मैं 100% सहमत हूँ। किसी भी परिवार में जो बच्चों की जो भूमिका, भविष्य की भूमिका तय करने में माता जी का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहता है। एक तो हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से भी जुड़े रहते हैं, 9 महीने आप जब कोख में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ये केवल बायोलॉजिकल के साथ साथ संभवतः बहुत सारे दूसरे गुण हैं जो आप ग्रहण करते जाते हैं। ज़िंदगी में जब मेरी पत्नी जी आई और फिर मैंने अपने बच्चों पे उनका असर देखा तो वहाँ भी मैंने देखा। तो बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, और इसीलिए मैं बड़ी स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ कि महिलाओं की भूमिका समाज के सभी क्षेत्रों में, बहुत अच्छी बात, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो, खेल हो, कल्चर हो, सब में यदि वो 50% पे आ जाती हैं, 50% पे आ जाती हैं तो देश अपने आप बदल जाएगा। चलिए मैं फिर आपको ले चलता हूँ टीएस राजेंद्रा की तरफ। टीएस राजेंद्रा में एक नौजवान, बहुत ही ल्यूक्रेटिव, बहुत ही आकर्षक करियर, बहुत ही विदेश यात्राएं, और छोटा मोटा समय भी नहीं है। 5 साल करीब आपने वहाँ नौकरी की, फिर ये तिलस्म मोह टूटा कैसे कि नहीं अब ये भी नहीं, टीएस राजेंद्रा और नेवी से निकल कर अब चलना है अखिल भारतीय सेवा की तरफ? संभवतः स्वभाव से मैं बहुत रेस्टलेस रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, व्याकुल रहता हूँ, और कुछ नई चीज़ें करना चाहता हूँ। मैंने सर्विस में भी बहुत सारी चीज़ें बाद में नहीं करी। ये सही है जैसा आपने कहा कि मैं टीएस राजेंद्रा में था, और जब मैं गया मर्चेंट नेवी में, और 2 साल तो बॉम्बे था, उसके बाद 3 साल करीब शिप में रहा, जो अलग अलग देशों में घूमता रहा। तब मैंने रियलाइज़ किया कुछ चीज़ें, खास करके कि आप शिप पे तो रह सकते हो, एक सामाजिक ज़िंदगी और पारिवारिक ज़िंदगी वहाँ पे उतनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन साथ में जो मैंने जो अंदर से चीज़ें मुझे लगातार प्रेरित कर रही थी बचपन से, कि हमें समाज में लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो चूँकि मैं समाज से जुड़ा रहा, मैंने अपने मदर को देखा था, अपने फादर को देखा था, और साथ में सिविल सर्विसेज को मैंने बड़ी करीब से देखा था। मेरे परिवार में कोई सिविल सर्विसेज का नहीं था, लेकिन चूँकि मेरी माताजी थी कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं पाला पड़ता रहता था जो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का। तो दिमाग के किसी कोने में एक वो चाहत, एक वो छोटा सा मासूम सा, एक कहते हैं चाहत, जो मासूम सा बच्चा है जो निकलने का प्रयास करता है, बड़े होने का प्रयास करता है, तो दिमाग के उस कोने में जो छिपी हुई आकांक्षा थी, जो वो बार बार हिलोरे मार रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं विदेशों में यहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन एक बार यह समय निकल गया तो फिर मैं कभी प्रयास नहीं कर पाऊँगा। तो जब मैंने सेकेंडमेंट किया, वहाँ एक सेकेंडमेंट होता है जो सेकेंड ऑफिसर आप बनते हो, उसके बाद वो एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं वापस आया, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं सिविल सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो उन्होंने तत्काल इसकी अनुमति दे दी। तो फिर मैं दिल्ली गया, और मैं खुशकिस्मत था कि प्रथम अटेम्प्ट में मुझे रेलवेज मिला और दूसरे में आईपीएस मिल गया। 2 जो बातें आपसे अब तक की चर्चा में जिसको मैंने एक मंत्र के तौर पर समझने की कोशिश की है, वो ये है कि 12th एक बड़ा ही
बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ज़िंदगी का, किसी भी किशोर के लिए, किसी भी युवक के लिए। और दूसरा आपने कहा कि रेस्टलेसनेस, बेचैनी ना हो तो फिर नौजवानी क्या है फिर, क्योंकि यही रेस्टलेसनेस, यही बेचैनी, यही तूफ़ान मन में जो मचा रहता है, यही मंजिल तक ले जाता है। लेकिन कई तूफ़ान ऐसे होते हैं जिनको मंजिल नहीं मिल पाती है, वो भटकते रह जाते हैं। जोश इतना रहता है कि वो लगे रहते हैं बराबर समुद्र में, लेकिन सफलता नहीं मिलती। आप ये बताइए मुझे, क्योंकि बहुत लोगों के ये नौजवान इस प्रोग्राम को बहुत देखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमसे क्या गलती हुई अगर वो भटक रहे हैं तो आपके पास इतने ऑप्शंस थे, साइंस कॉलेज श्रेष्ठ पटना का, इंजीनियरिंग का ऑप्शन खुला, फिजिक्स पढ़ने का मन, टीएस राजेंद्रा, फिर छोड़कर अखिल भारतीय सेवा। आपने अपने मन के मस्तूल को किनारे पे किस तरह से ले गए आप, और ये आपने कैसे बांधा अपने मन की नाव को किनारे में? जी। सबसे पहले तो आपको अपने आप का आकलन करना बहुत आवश्यक है। और मैंने जब सिविल सर्विसेज भी दिया, उसके पहले जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम मैंने दिया था, एग्ज़ाम पास कोर्स का दिया, उसमें मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया था, प्रथम आया था। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, और जब मैं अभी दिल्ली में डिप्टीशन पे था तो सिविल सर्विसेज के बच्चे भी जो इंटरव्यू के लिए आते थे वो मेरे पास भी आते थे। मैंने जो सफलता और असफलता के बीच जो एक डिवाइडिंग लाइन है, वो कई बार बच्चे उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में संभवतः वो प्रयास नहीं करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा हो या कोई सी भी परीक्षा हो, ये आपके नॉलेज की परीक्षा तो है ही कि आप कितना जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मैं बहुत अच्छा लिटरेरी फिगर हो सकता हूँ, मैं हिंदी बहुत अच्छी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता हूँ, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो वो अगर वो शब्द बाहर आएंगे, जो शब्द बाहर आएंगे वो सामने वाले को शब्द से मतलब है कि आप कैसा जानते हैं। एग्जामिनर आपको आपने आंसर बुक्स में क्या लिखा उससे आपको जज करता है, ना कि आप क्या जानते हैं उससे जज करता है। तो आपने वहाँ क्या एक्सप्रेस किया, वहाँ आपने क्या लिखा, वो महत्वपूर्ण है। वहाँ थोड़ी सी जो स्मार्ट स्टडी है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जब देख रहे होंगे नौजवान साथी, तो उनकी आंखें इस समय खुल गई होंगी, विस्फोरित जिसको हम कहते हैं। ये अपने को एक्सप्रेस करते वक्त सावधानी तो हमेशा ही होनी चाहिए, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन लिखते समय मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं किन सावधानियों का उपयोग करूँ वहाँ? मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जी, कि जैसे यूपीएससी हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको कहा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं उसके 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, कुछ हैं जिसके 50 शब्दों में होते हैं, कुछ के 20 शब्दों में होते हैं। कई बार होता है कि जो 10 शब्द वाले या 50 शब्द वाले जो आंसर्स हैं वो आप बहुत अच्छा जानते हो, जो 200 वाला है उसको आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो आप वो 50 शब्द वाले में अपनी पूरी ज्ञान जो है उड़ेल देते हो। बहुत अच्छी बात। और जब 200 शब्दों की बात आती है तो आप वहाँ पे फिर ना तो आपके पास शायद जो टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, ना बाकी चीज़ें हो पाती हैं। तो एक सही आकलन किसी भी एग्ज़ाम में, जब आप एज एग्ज़ामिनी आप बैठ रहे हैं, तो पहली चीज़ होती है कि एक संपूर्ण रूप से आकलन कर लें कि क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न पत्र क्या है, और जो एग्ज़ामिनर है वो क्या चाहता है, यूपीएससी क्या चाहती है। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम का उदाहरण लें तो वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है आपको वो देना है, ना कि आप क्या चाहते हैं लिखना, वो महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र हमको मिला है कि हमें अपनी विद्वता नहीं उड़ेलनी है। 200 शब्द का है तो हमें 50 शब्द वाला ज़्यादा अच्छा आता है, और ये वाकई बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक एक बात है। सर, आपका एक बड़ा ही दिलचस्प अनुभव ये है, और जो मुझे लगता है कि बहुत ही विशिष्ट है, कि 1989 की यूपीएससी को भी आपने देखा है, और 2017 में जब बिटिया सौम्या ने उन्होंने क्लियर किया, तो इस पड़ाव को आपने देखा है कि क्या क्या बदला। तो 89 की नदी यूपीएससी की और 2017 की यूपीएससी की नदी में कितना बदलाव आप देखते हैं? हम सबको बहुत फ़ख्र है कि पहले अटेम्प्ट में ही वो काफ़ी अच्छे रैंक भी आए और भारतीय प्रशासनिक सेवा में आई, वो आईएएस में आई, अभी राजस्थान कार्डर उसे मिला है। लेकिन मैंने इतने 30 वर्षों में जो चेंज मैंने देखा, जो यूपीएससी के पैटर्न में या एग्जामिनेशन में, वो मैंने देखा कि पहले से जैसे मॉरल साइंस का पेपर आ गया, इसी प्रकार और भी चीज़ें, एथिक्स वगैरह के पेपर्स आ गए,
तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बेसिक्स हमेशा सेम ही रहा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। और जो परीक्षा की तैयारी करने का जो स्ट्रैटेजी रही है वो भी सेम है। हाँ, ये हुआ है कि जब 80s में उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, आपके जो सामग्री है पढ़ने की वो बहुत कम था। आजकल ऑनलाइन हो गया है, आपको ऑनलाइन बहुत सारे जो अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, आपको किताब भी जाके तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रहता था तो मुझे JNU जाके और वहाँ से सभी फ़ोटो कॉपी कराना पड़ता था। तो आज के समय में कंप्यूटर पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पहले से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं। और उस समय ये था कि शायद बहुत सारे लोग ये समझते थे कि UPSC अपीयर नहीं हो सकते हैं। आज के समय में लोगों में कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है और वो अपीयर भी हो रहा है। सर, मैं फिर आपकी सेवा की तरफ लौटता हूँ। जब आपने वर्दी पहनी, एक बड़ा बड़ा गौरव का क्षण होता है वो, जब हम एक किसी भी सेना हो या पुलिस हो, उसकी वर्दी, और वो भी अखिल भारतीय पुलिस सेवा, तो वो क्षण तो बहुत गौरवशाली रहता ही है। लेकिन ना, जिन जिन पड़ावों से आप गुजरे थे तो एक सौम्य शांत व्यक्तित्व था। किसी ने कहा आने के बाद परिवार में या पुलिस सेवा में परिवार के लोगों ने या सीनियर ऑफिसर ने कि यहाँ तो कड़क रुतबा, थोड़ा डांटना फटकारना, ज़रूरत पड़ने पर धमकाना भी। जी, पुलिस अब वो पुलिस केवल नहीं है जिसमें फिजिकल प्रॉविस, फिजिकल जो एजिलिटी या पावर की ज़रूरत हो, यहाँ पे मानसिक भी है। बहुत पुलिसिंग जो है दिमाग से भी की जाती है, और साथ में भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों से उम्मीद की जाती है कि वो हर परिस्थितियों में वो एक विनम्र बने रहें, और कैसी भी परिस्थिति हो उसको आप अगर डील करते हैं, और अगर आप खुद ही आपकी इमेज ऐसी बन जाए कि आप शायद रिएक्ट जो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जैसा करना चाहिए, तो शायद वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो यद्यपि ये सही है कि शुरुआती दौर में जब हम लोग सर्विस में आए थे तो थाने में जहाँ जाते थे तो वहाँ हमें सिखाया जाता था, जो हमारे वहाँ हवलदार थे, ASI, सब इंस्पेक्टर रहते थे, सभी कहते थे कि अगर आपने बड़े प्यार से बात कर ली तो नहीं, इसमें आपकी जब तक करक नहीं होंगे आप तब तक संभवतः लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी और बात कहता हूँ कि अभी भी, अब शायद मैं भी उस रोल में आ गया हूँ, अभी मैं अपनी बिटिया के पास गया था। जी। और जब मैं बिटिया के पास गया तो मैंने उसको देखा कि वो सभी को जो भी आए उसको भी जी कह के कहती थी। तो मैंने कहा कि तुम्हें सीरियसली लेते हैं क्या? तो वो हंसने लगी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ है, ये सही है जी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने हमारे साथ शेयर की, और ये शायद हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे मानस में ये बहुत बैठी हुई है ये बात कि आप लीडिंग कैपेसिटी में, ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी में अगर आप रहेंगे तो आपकी संजीदगी और आपके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव समाज में नहीं होगा, तो कहीं एक कठिनाई न बने। ये बात सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक परिवर्तन आ रहा है, और मैंने कम से कम माना है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स भी जितने हैं, मैं सबको आपसे बुलाता हूँ। ये मैंने शुरुआत से माना हुआ है, क्योंकि एक फ्यूडल सोच कई बार हम लोग के यहाँ एक हायरार्किकल सोच है। लेकिन अगर मैं चूँकि काफ़ी विदेशों में गया हूँ और अभी भी सर्विस में रहने के बाद भी गया, तो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि कोई भी समाज तब तक परिवर्तित नहीं हो सकता, उसका वो ऊपर इवॉल्व नहीं कर सकता जब तक सभी समाज के सभी वर्ग एक साथ ऊपर ना आए। तो जब एक साथ सब आएंगे तभी ऐसा संभव है। क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि आज हम वैसे इंस्टीट्यूशंस को खड़े करने की और मजबूत करने की और ज़रूरत है, जिनकी प्राचीन काल से हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस रही है? तक्षशिला, नालंदा, सांदीपनी मध्य उज्जैन का हमारा, और फिर आप बात करें तो BHU, इन इंस्टीट्यूशंस को हमें और ज़्यादा डीपर, क्योंकि हमने आज हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास और लोअर स्ट्रेटा के लिए बहुत IITs की हम बात करें, हायर एजुकेशन यूरोप की तरह भारत में भी अब हर किसी के बस की नहीं रह गई। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मैं जब 80 के दशक में विदेशों में जाता था, ऑस्ट्रेलिया गया, यूरोप में गया, तो वहाँ जब मेरा इंटरेक्शन वहाँ के लोकल किसी से होता था, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन से, और जब मैं उसे कहता था कि मैं भारत से हूँ, तो बहुत सारे लोगों को भारत पता नहीं था कि कहाँ है। भारत की ऐसी स्थिति थी कि एशिया में अगर है तो कहाँ है, या अफ्रीका में है, या कहीं और है। जो मैं जनरल की बातें कर रहा हूँ, जो जहाँ वहाँ का बहुत शिक्षित वर्ग होगा, हो सकता है उसे पता हो, लेकिन मैं सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ। मतलब उन्हें कोई मतलब ही नहीं था भारत का है। जब मैं 90 दशक के बाद अब जाता हूँ
तो मुझे एक भी आदमी अब नहीं मिलता जो भारत को नहीं जानता है। ये परिवर्तन कहाँ से आया? ये परिवर्तन जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स थे, जो हमारे आईआईटी से जो हायर एजुकेशन किए गए, तो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की हमेशा से एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही है, मेरुदंड रहा है, एक अपना स्पाइन वही रहा है। इस देश में जब जब सोकल हम लोग धर्म विश्वगुरु थे, तो तक्षशिला, नालंदा इन सब की वजह से थे। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, वो चाणक्य की या दूसरे लोगों की हैं, चाहे वो हेल्थ में लें तो सुश्रुत की, उनकी है। लेकिन हमेशा हमें अपने बेसिक, जो हमारा बेसिक है, उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें दूसरी चीज़ें भी जोड़ना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मूल है, जो फाउंडेशन है, वो अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी जो परंपरागत चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और संभवतः शरद जी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसी वजह से मैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में 2 साल रजिस्ट्रार भी रहा। बिल्कुल रहे सर, और आपने बड़ा रिमार्केबल, और मैं हायर एजुकेशन में भी रहा, और मैंने इसको बड़ी नज़दीकी से महसूस किया है। और मैं उस समय भी जो यहाँ के पॉलिसी मेकर्स थे, मैं कई सारी कमिटीज़ में था, उस समय में मैं सबको कहता था कि भोपाल ऐसी जगह है पूरे देश में जो एजुकेशन हब हो सकता है, और पूरे देश को हम यहाँ से कहीं ना कहीं संचालन किया जा सकता है, क्योंकि एक सेंटर में है और यहाँ की एक संस्कृति रही है, पुरानी एक संस्कृति रही है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर, मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी है कि हमने एसएसबी की एकेडमी यहाँ पे भोपाल में लाई। आज के देश में जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सभी की एकेडमी मध्य प्रदेश में, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी वाला लाने में तो मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान है। जुडिशियल एकेडमी यही है, लॉ एकेडमी यहाँ पे है। तो सारे संस्थाएं यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं केवल उसी आधार पर कह सकता हूँ कि भोपाल का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। आपने जो दायित्व, डायल 100 एक बड़ा रेपुटेड ब्रांड है इस समय, और मध्य प्रदेश में भी इसकी प्रशंसा, और मेरा खुद भी साबका पड़ा है। जब मैंने बात की कभी अपने परिवार में किसी को रिलेशन में ज़रूरत को, तो मुझे बहुत ही अपराइट ये ब्रांड दिखा, डायल 100, तुरंत मौके पे पहुंचने वाला, और सीसीटीवी कैमरा, तकनीक और पुलिस। जी, तकनीक और पुलिस भविष्य यही है। अगर पुलिस में सुधार करना है तो तकनीक के माध्यम से ही सुधार हो सकता है। और मध्य प्रदेश इसमें एक अग्रणी राज्य रहा, जिसने डायल 100 एक सेंट्रलाइज सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और सीसीटीवी भी 60 शहरों में हमारे लगे हुए हैं। जो डायल 100 का जहाँ तक सवाल है, डायल 100 और 108 जो एम्बुलेंस सेवा, ये 2 सेवाएं ऐसी हैं जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट हमने आपके माध्यम से मैं सभी को बताना भी चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने दूसरे सोर्सेज से कहा है, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया है खास करके महिलाओं के लिए। उस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक 10 सेकंड की ऑडियो और विजुअल रिकॉर्ड हो जाएगा जब भी आप वो SOS प्रेस करते हैं, तो और वो हमारे कंट्रोल रूम में आ जाएगा। उसके बाद यदि वो महिला बात नहीं भी कर पाती हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनके साथ कोई घटना तो नहीं हो रही है, और हम इमीडिएटली वहाँ पे अपनी डायल 100 की गाड़ी भेज सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी प्रावधान एक किया है कि जिसमें यदि वो चाहती हैं कि कोई एरिया सुरक्षित नहीं है तो हमें बता सकती हैं, तो हम उनके ऊपर वॉच करके रखेंगे। 108 में 100 कंट्रोल रूम से हम इसको मॉनिटर करेंगे, और अगर कुछ भी होता है तो तत्काल वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं उसमें दी जा रही हैं, और उनको जैसे ओला और उबर की गाड़ी आती है, महिला को डायल 100 में कोई मैसेज कम्युनिकेट करना होगा, मैसेज भी जाएगा। जी, मैसेज करना, और एक तो केवल प्रेस करना होगा एप्लीकेशन। अभी हम लोग पायलट फेज में है, अगले 1 आध महीने में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इतना ही नहीं, आपको ओला उबर की तरह जो अगर हम एक बार आपको कोई गाड़ी अलॉट कर देते हैं तो आपके अपने मोबाइल पे वो गाड़ी आती हुई भी दिखेगी, आप उससे बात भी कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं जितनी सहज रूप से मिलेंगी लोगों को, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा परेशानी किसी की भी होती है वो होती है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो कैसे रिएक्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आत्महत्या का विचार जब मन में आता है, उसी समय अगर टाइमली कोई इंटरवेंशन हो जाए तो 100% आप उस मानसिकता को हटा सकते हैं और उस व्यक्ति की अमूल्य जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आप इस तरीके से और इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो फिगर्स आपने हमें दिए हैं, ये बहुत ही अल्टीमेट है कि मतलब ये पुलिस का वो पक्ष है जिसको आप कम्युनिटी पुलिसिंग कहें या ह्यूमैनिटी पुलिसिंग कहें, यही पुलिस की भूमिका है, जहां वो कानून व्यवस्था के मोर्चे के साथ एक संत की तरह भी है, जहां वो घायलों को सड़क से उठा रही है, पीड़ित लोगों को मदद पहुंचा रही है, और ख़ासतौर से महिलाओं और बच्चों के लिए तो ये सेवा संजीवनी है,
जो कई बार किन्हीं कारणों से, लेकिन वो सिर्फ अपनी सूचना पहुंचा दे, जैसा हमें सर ने बताया कि नया जो ये एप्लीकेशन है, ये ओला उबर की तरह आपको ये पता चलेगा कितने मिनट तक आप तक वो गाड़ी पहुंच रही है। आप उसको चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल पर, इंटरनेट की मदद से उसकी पोजीशनिंग देख पाएंगे। ये बहुत अद्भुत व्यवस्था है सर, बहुत अच्छा लगा। आपने संत की बात की, मैं केवल इसको कंक्लूड मैं भी करूंगा जी। 2004 में मुझे अवसर मिला था, कुंभ जो महाकुंभ हुआ था उज्जैन में, डीआईजी, मैं डीआईजी था उस समय, और हम लोगों ने अपने सभी जवानों को, इसलिए मैं कहता हूं कि जो चेंज आ सकता है बशर्ते कि जो लीडर्स में वो क्षमता होनी चाहिए कि अपने सबॉर्डिनेट्स को लीडरशिप क्वालिटी के माध्यम से और अपने एग्जाम्पल से चेंज करवा सकें। जब हम लोगों ने वो पूरा कुंभ संपन्न कराया, उसके पहले लगातार हम लोग अपने सभी जवानों को, हज़ारों की संख्या में थे, 40,000, उन सबको लगातार ट्रेनिंग देते थे। तो सभी ने अपने पूरे समय में जूते वगैरह हटा करके और केवल खाली पैर सभी की सेवा कर रहे थे। तो जब कुंभ समाप्त हो गया और वहाँ के जितने बड़े संत आए थे पूरे देश भर के, उन्होंने एक फंक्शन रखा था और उस फंक्शन में उन्होंने सभी अधिकारियों को, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि सामान्यतया तो सब संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो बड़ा अच्छा ये समाप्त हुआ है तो हम लोग सब प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का सम्मान करेंगे। उसमें एक बहुत बड़े संत हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने लास्ट में कहा कि यहाँ पे जो पुलिस ने जो कार्य किया है पिछले 1-1.5 महीने में, तो नॉर्मली सभी संतों के पैर छूते हैं, मेरी इच्छा होती है कि मैं पुलिस वालों के पैर छू लूँ। तो वो जो एक बड़ा फाइनल और क्लाइमेक्स था, वो हमारी सबकी मेहनत जो पिछले 4-5 महीने की थी, सब खत्म हो गई। जी, कमाल है सर। और ये बताता भी है कि पुलिस का ये चेहरा, जो कई बार उसकी वर्दी, उसकी सख्त इमेज या उसके बारे में अवधारणा, परसेप्शन, राय, जो बहुत ख़राब चीज़ भी है कई बार, हमेशा नहीं, वो उसके पीछे पुलिस का वो मानवीय चेहरा छिप जाता है कि वो अपनी तमाम चुनौतियों के बीच में आपके हमारे लिए किस तरह सामने आती है। सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके करियर के लिए आगे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर को लेकर उनसे बातचीत के जरिए आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए।